आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जनमंथन के तहत आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के ऐतिहासिक गांव बिसरख पर। बिसरख के नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है रामायण के प्रमुख पात्र रावण, उनकी जन्मभूमि। इसके साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो वहाँ का जो शिव मंदिर है वो हमारे अध्यात्म की ऐसी पूंजी है जिसको इस जिले में धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। 1980 में इसी गांव से विजयपाल जी विधायक हुए। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, गांव की कहानी, किस्से, इतिहास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाध्यक्ष परमेंद्र भाटी जी, जो बिसरख गांव से हैं, और साथ में एडवोकेट के भाटी जी। आप दोनों का हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। परमेंद्र भाटी जी, बताएं कि बिसरख गांव का जो इतिहास है उसके बारे में लोगों की किंवदंतियां भी हैं और इतिहास भी दर्ज है, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि बिसरख गांव कितना पुराना है। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए और जिस तरीके से हम लोगों ने सुनार पढ़ा है जी जी, उस तरीके से त्रेता युग का, रामायण काल का गांव जी, उससे रामायण जो काल है उससे भी पूर्व का ये गांव की स्थापना है जी। क्योंकि रावण के पिता मुनि विश्वेश्वरवा जी की तपोभूमि ये बिसरख रही है। हाँ जी। और रावण का जन्म स्थान भी बिसरख ही माना जाता है जी। वो यहाँ पूजा करते थे, मान्यता ये है। और क्योंकि वहाँ इस तरीके का शिवलिंग स्थापित है जिसकी किसी व्यक्ति ने आज तक कोई स्थापना नहीं की, उसको प्राचीन माना गया और वो जंगलों में था, अब वो आबादी के बीच में आ गया। और जिस तरीके का शिवलिंग है उस तरीके का शिवलिंग अमूमन देश में मिलता नहीं है। अच्छा। हमारे गांव में गली गलियों में शिवलिंग थे। अच्छा। खाली एक शिवलिंग नहीं था। हाँ। गली गलियों में शिवलिंग थे। हाँ। बहुत सारे ऐसे प्राचीन धरोहर थी जो लोग अपने साथ भी ले गए, उनको अपने यहाँ स्थापित की अलग अलग शहरों में जाके, गाँव में जाके लोगों ने। जी जी। लोग ये भी मानते हैं कि रावण ने पहली बार कांवर की यात्रा जो थी, जो कांवर लाते हैं, वो रावण ने शुरू की थी। अच्छा। और उसका विसर्जन जो है वो बिसरख में ही किया था। अच्छा। जो पुरा महादेव है जिसकी बहुत ज्यादा लोगों में मान्यता है जी, उसके बारे में ये है कि रावण ने हरिद्वार से लाते समय जी मात्र कुछ देर के लिए वहाँ विश्राम किया था। अच्छा। वहाँ क्योंकि ज्यादा विकास हो गया, उसका नाम ज्यादा हो गया। हाँ। जब पुरातत्व विदों ने, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे खेड़े थे जी जी, टीले थे। हाँ। गांव उन टीलों पे और टीले की तलहटी में बसा हुआ था। हाँ। समय के साथ विकास के नाम पर लोगों ने उन टीलों को अपने निवास का स्थान बना लिया। हाँ। उनकी खुदाई हुई और खुदाई होते समय लगभग 90s में वहां जब खुदाई हुई तो वहां इस एक ऐसे मुद्राएं मिली जिन पे राम और रावण की मूर्ति थी। अच्छा। और वो सोने और चांदी के बीच की कोई धातु थी। उसके बाद जब उसकी पुलिस को जानकारी हुई, पुरातत्वविद आए, पुरातत्वविदों ने उनको अपने साथ ले गए और कई दिन पुरातत्व जो टीम थी वो कई दिन बिसरख में रही। हाँ। अब भी अगर हम खेड़े की अगर कहीं खुदाई होती है तो उसमें जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन जो पाषाण काल के मिलते हैं, उससे बाद की सभ्यताओं के मिलते हैं। यानी बिसरख गांव जो है वो प्राचीन, वो रावण की और रावण के पिता से भी प्राचीन है। अच्छा। उसमें अगर हम खुदाई करते हैं आज भी, जैसे व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बताऊं, जो हमने सुना है, हमारे जो परदादा थे उन्होंने इंग्लिश पीरियड में हवेली बनाई थी। और हवेली की जो खुदाई उन्होंने कराई उस समय, जो लखोर ईंटों की बनी हुई है, तो ये बताते हैं कि लगभग 25 फीट नीचे तक उसमें राख वगैरह और बर्तन ये सब मिलते रहे। और यानी पक्की जमीन लगभग 25 फीट जाके, जबकि वो ऑलरेडी खेड़े पे है, टीले पे है। तो ऐसी बहुत सारे आज भी अगर हम खोदते हैं, कई बार कंकाल मिलते हैं। अच्छा। 1978 में बाढ़ आई थी तो बाढ़ में कंकाल मिला था वहाँ
उसकी जो आज व्यक्ति की हाइट है उससे भी बड़ी हाइट उस कंकाल की थी। अच्छा। और बहुत दूर तक हम छोटे छोटे थे जब हिंडन नदी की तरफ जाते थे और वहाँ तालाब है उधर जाते थे खेलने के लिए और काम के लिए, तो भी हड्डियों के वो निशान मिलते थे। अच्छा। बर्तन मिलते हैं, सीढ़ियां मिलती हैं, ऐसे ऐसे औजार मिलते हैं जो बहुत प्राचीन हैं। यानी अगर आज भी बिसरक खेड़े की खुदाई की जाए तो उसमें एक सभ्यता के अवशेष आपको आज भी मिलेंगे। अच्छा अच्छा। इतना प्राचीन है ये। जहाँ तक शिवलिंग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जी जी, सांस्कृतिक स्थल हैं, उसमें स्थान दिया है। मेरे विचार से 7 स्थल हैं जिनमें से 7 में से बिसरक को भी स्थान दिया है। और सरकार के द्वारा आवंटित धन से उस मंदिर का विकास भी हुआ है। हालांकि हम लोगों ने, गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने भी उसमें दान दे करके मंदिर का पुनरुद्धार किया है। और अब तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। और उस मंदिर में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो भी आ चुके हैं, जबकि वो उस समय वो हालांकि प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले बूटा सिंह आ चुके हैं। और दस्यु सुंदरी जो फूलन देवी उसके पति थे उमेद सिंह, वो भी वहाँ आके वहाँ विकास में अपना योगदान दे चुके हैं। बहुत सारे विधायक, सांसद और लगातार, और क्षेत्र में जिस व्यक्ति को जानकारी हो जाती है उसके अंदर एक आकर्षण होता है कि मैं भी उस स्थान को देखूं। लेकिन जितना विकास और जितना पुराना इतिहास उस मंदिर का है, उस गांव का है, उतना विकास नहीं हो पाया। अच्छा। न मंदिर का न गांव का। अच्छा अच्छा। हालांकि देखा जाए तो बिसरक में थाने की स्थापना सन 1928 में इंग्लिश पीरियड में हुई। अच्छा। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ तो हमारे परदादा जमींदार थे। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर थे। अच्छा। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय श्री रामचंद्र। अच्छा। उनका नाम था, वो ठाकुर रहीस रामचंद्र के नाम से मशहूर थे। हाँ हाँ। बहुत ही विद्वान, पढ़े लिखे, ईमानदार और बोल्ड थे। जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, कोई किसी को सताते नहीं थे। जैसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदार करते थे ऐसा कुछ नहीं था। आज भी उनके नाम पे हम लोगों को सम्मान मिलता है, हमारे गांव को सम्मान मिलता है। अगर हम बिरादरी के तौर पे देखा जाए तो 12वीं सदी के आसपास से वहाँ गुजरों का निवास रहा है। और गांव में सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है, आज भी अगर गांव के बुजुर्गों से बात होती है तो सबसे पहले जो समाज के नाम पे सबसे बड़ा नाम जो लिया जाता है वो परदादा स्वर्गीय श्री ठाकुर रहीस रामचंद्र जी का ही लिया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ श्री विजयपाल जी 2 बार विधायक रहे, 1972 से 74 तक के पीरियड में और 1980 से 1985 में। हमारे परिवार में ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय श्री जगत सिंह जी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही, उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख रहा, उनका पोता ब्लॉक प्रमुख रहा। के भाटी हमारे सामने बैठे हैं, इनके पिताजी खुद भी दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो गांव में बहुत सारे लोग हर तरीके की पृष्ठभूमि के रहे हैं। समाज में भी उनका अग्रणी स्थान रहा है, व्यापार में भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और इसी तरीके का मेरे खुद फादर मिलिट्री में थे। उन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी, 1965 की लड़ाई लड़ी, 1962 की मेरे सगे ताऊ थे, उन्होंने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी। तो और मतलब लगभग 2 से 3 दर्जन लोग फोर्स में रहे जिन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हालांकि वो पीढ़ी अब खत्म हो गई है। तो बस ये है कि गांव का समाज में और क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से नाम भी है, स्थापित भी है। लेकिन जहां तक शिक्षा का मामला है, अगर हम देखें तो शिक्षा के नाम पे हमारे गांव में पुराने जमाने में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल था। हालांकि उस समय भी सन 80
और 82-83 तक आसपास के 8-10 गांवों के बच्चे जूनियर स्कूलों में पढ़ने आते थे। लेकिन जिस तरीके से समय के साथ कदमताल होनी चाहिए, एक इंटर स्कूल हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित पूर्व डिप्टी एसपी स्वर्गीय श्री मोहर सिंह जी ने अपनी माता के नाम पर बादामी देवी इंटर कॉलेज की स्थापना की, वो आज चल रहा है। लेकिन ये तो बाद की बात है, जिस पीरियड में थाना स्थापित हुआ, हमारे गांव में ब्लॉक है, आज भी गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा ब्लॉक अगर देखा जाए तो बिसरक ब्लॉक है, जिसमें पूरा नोएडा और लगभग आधा ग्रेटर नोएडा बिल्कुल समाहित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो आज की आबादी है, जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से वहाँ डेवलप हो रहा है, आबादी बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय, आज मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ये हो सकता है बिसरक के नाम से एक विधानसभा बन जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन जैसे वहाँ इंग्लिश पीरियड से लेकर के और देश आजादी के बाद तक बहुत सारे समय में एक पूरे नोएडा आसपास के गांवों के लिए परिवहन की व्यवस्था बिसरक से थी। एक रोडवेज की बस होती थी, जो बताते हैं बुजुर्ग, वो सुबह बुलंदशहर जाती थी बिसरक से और शाम को आती थी। जबकि उस दौर के जो गांव हैं या उस दौर के जो कस्बे हैं जिनमें परिवहन की व्यवस्था नहीं, वहां बड़े बड़े सरकारी डिपो की वो बन चुके हैं बस अड्डे। तो एक अंतरराज्यीय बस अड्डा बनने की स्थिति में बिसरक है। एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिलाओं के लिए कॉलेज, जो आज तक हम लोग कमी महसूस करते हैं। भाटी से बात, हाँ भाटी जी, आप ये बताएं, क्योंकि आप यंग जनरेशन से जुड़े हुए हैं और परमिंदर जी ने अपना इतिहास भी बताया और गांव की अब तक की स्थिति बताई। युवा होने के नाते आप अपने गांव के डेवलपमेंट में क्या अपेक्षा करते हैं? अभी तक क्या स्थिति है गांव में? डेवलपमेंट जो हुआ है ग्रेटर नोएडा से या प्रशासन से, अभी तक कितना हुआ है? और क्या अपेक्षा करते हैं कि गांव में, अगर ये जैसे अभी इन्होंने इंटर कॉलेज की बात की, डिग्री कॉलेज की बात की, तो खेल के मैदान भी हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं, तो आप थोड़ा इस बारे में रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव जो अंग्रेजों के जमाने में था वो इस समय नहीं है। जो सरकार की सुविधा होनी चाहिए थी, जैसे बाबूजी ने बताया भी, हमारे बाबूजी ने, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि अंग्रेजों के जमाने में जूनियर स्कूल तक हमारे गांव में थी। पड़ोसी गांव के 10-20 गांव के बच्चे आते थे पढ़ने। जी जी जी। आज हमारे गांव के बच्चे इंटर कॉलेज में पढ़ने बाहर जाते हैं। हालांकि पूर्व डीएसपी साहब मोहर सिंह बाबूजी, उन्होंने 12th तक स्कूल बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे एक अस्पताल थी पुरानी, वो थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है, उसमें थोड़ा सा योगदान अब बढ़ाए। अच्छा अच्छा। खेल कूद के स्थान में हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई स्टेडियम है, ऐसा कोई सरकार की तरफ से हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई जिम्नास्टिक वगैरह कुछ नहीं है। बाकी सभी जितने भी युवा वो शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में बहुत पीछे, और बाकी सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि सुविधा है नहीं। कुछ बच्चे, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो गांव है यहाँ पे एक सम्मानित गांव है, राजनीतिक गांव है। एजुकेशन पहले से था, लेकिन बीच में सरकार की वजह से नहीं हो पाई व्यवस्था। आज लाइब्रेरी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, कोचिंग सेंटर वगैरह की, ये हमारे यहाँ पे नहीं है, जो कि हर यूथ को चाहिए आज के समय में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाबूजी ने बताया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय वो होना चाहिए, बस अड्डा होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। और जो भी कनेक्टिविटी है, जब से शहर बसाए, अब ऑटो पे, इन पे निर्भर हो गई। प्राइवेट परिवहन उनके हाथ में आ गया, ट्रांसपोर्टरों के हाथ में। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की। तो जो अभी खेत गए आपके, पहले खेत थे, खेत जाने के बाद जो आपका वो पुनर्वास के तहत लोगों को क्या प्राधिकरण ने सब सिस्टमेटिक रूप से पुनर्वास, मुआवजा सब कुछ विस्तारित कर दिया है या कुछ अभी बकाया है? नहीं, अभी तो हमारे गांव ने बहुत संघर्ष किया है। स्टार्टिंग में संघर्ष से ही कुछ हासिल हो पाया, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में हमारे गांव अंदर तक अधिग्रहण कर लिए थे। अब जैसे तैसे आंदोलन कर आके बाबूजी के सहयोग से और ग्रामीण के सहयोग से कुछ बचाए, लेकिन अभी तक अथॉरिटी की तरफ से कोई यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई पुनर्वास व्यवस्था या कोई यहाँ 10% प्लॉट या आबादी बैक ली। अच्छा, अभी अटके पड़े, सभी कुछ अटके हुए हैं। और सबसे ज्यादा संघर्ष शायद
इस जिले गौतम बुद्ध नगर में क्या तो हमारे गांव ने क्या है, सभी गांव को साथ लेके क्या है। लेकिन जो सुविधा हमारे गांव को मिलनी चाहिए थी वो हमारे गांव बहुत पीछे है इन सुविधाओं से। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे बिसरख गांव ऐतिहासिक रूप से भी और सरकार के रिकॉर्ड में रेवेन्यू की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आपका कोई सपना है, जो ड्रीम है आप लोगों का, कि अगर हमारे गांव में ये चीजें बने, जो हालांकि अभी आपने रिपीट किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका आप आसपास में भी देखते हैं कि अगर ये चीजें यहाँ बने तो क्या हो। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा मिला के गौतम बुद्ध नगर बना, पहले गाजियाबाद बना था, आप वकील भी रहे हैं, तो क्या मेरठ मंडल में जैसे सहारनपुर एक अलग मंडल बन गया, मेरठ में 6 जिले आते हैं, तो क्या गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या बुलंदशहर को मिला के एक नया मंडल बनाने की संभावना आपको नजर आती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। पहले तो मैं एक जो आपने प्राधिकरण से संबंधित क्वेश्चन किया था जी 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 के भाटी जी से, जी 1 मिनट के लिए उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। जी जी। हमारे गांव का 600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित हुई थी। हाँ जी। आबादी निस्तारण भी हुए। हाँ। इसके बावजूद भी आज तक जांच के नाम पर कोई पुनर्वास वाली व्यवस्था कंप्लीट आज तक नहीं हो पाई है। पुनर्वास के रूप में जो परसेंटेज के तौर पर किसान कोटे के प्लॉट मिलने थे, वो कोटा समाप्त कर दिया गया और उसके बदले में किसानों को ये कह दिया गया कि हमारी जो अर्धनिर्मित, पुरानी निर्मित या जो बेकार हुई प्रॉपर्टी है उनको आप खरीद लें और जो पैसा हमें एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा निकलेगा वो आप जमा कर दें। तो ये एक ऐसी प्रताड़ित करने की पॉलिसी प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है, जिसका मैं आपके मंच से भी जोरदार विरोध करना चाहूंगा और लोग संतुष्ट नहीं है इस बात के लिए, लोग परेशान हैं। जहां तक रेवेन्यू का मैटर है, मैं समझता हूं कि सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण हो, सहूलियतों का जितना विकेंद्रीकरण हो, साधन जितने विकेंद्रीकृत हों, उतना ही जनता का लोकतंत्र में विश्वास पनपता है। और ये खाली रेवेन्यू की बात नहीं है, जनता को सुविधा देने के बाद ही सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये फायदेमंद भी चीजें हैं। जैसे बिसरख में प्राचीन काल से ब्लॉक रहा है, हॉस्पिटल रही हैं, थाने रहे हैं, वर्तमान पोजीशन है, और जिस तरीके का आबादी का घनत्व ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम पर वहां बना हुआ है, लगभग कई लाख फ्लैट हैं जहां कई लाख लोग आवास के तौर पर अपना आवास बना चुके हैं और लोग आने की स्थिति में हैं। इसके बावजूद जैसे वहां ART ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि हम नोएडा जाते हैं, गौतम बुद्ध नगर में तहसील दादरी का ART ऑफिस है एक नोएडा में, जबकि नोएडा में ही अपने आप में इतनी पॉपुलेशन है कि वहां वही उसका लोड नहीं संभाल पा रहे। जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस नोएडा में है, वो नोएडा का ही लोड है। अब क्योंकि हमें दादरी जाना पड़ता है और वो एक बहुत बड़ा सर्किल है जो नया डेवलप हुआ है, जो प्राधिकरण के सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, बिल्डर्स होम डेवलप हो रहे हैं, तो उस अगर एरिया से देखा जाए तो बिसरख में एक रजिस्ट्रार ऑफिस भी बनना जरूरी है। बस अड्डा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में, उस समय अगर हम 20 साल 25 साल पहले जाते हैं तो परिवहन की व्यवस्था थी, लेकिन आज अगर हम परिवहन के नाम पे सरकारी स्तर से देखा जाए तो हम 0 पे हैं। जबकि आम व्यक्ति ना तो प्राइवेट वाहन सहन करने की स्थिति में होता है, एक साधन संपन्न व्यक्ति तो गाड़ी में अपनी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्योंकि समाज में हर तरह का तबका होता है, गरीब लोग भी रहते हैं, मजदूर वर्ग भी रहता है, कर्मचारी वर्ग भी रहता है, साधनहीन लोग भी रहते हैं, उन सबके को साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी, चाहे वो आवास की हो, परिवहन की हो, शिक्षा की हो, जी जी जी, वो सारी जिम्मेदारी सरकार की। और वो क्योंकि एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है, वो एक फेमस नाम है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट भी है, इन सब चीजों को वहां अगर स्थापित किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक बहुत सार्थक पहल होगी और पूरा क्षेत्र इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद भी देगा। ठीक। और जहां तक एक क्वेश्चन आपका रह गया, जहां तक गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर को कमिश्नरी बनाने का, जी 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 जी, ये पिछली बार जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, इसमें भी बहुत ज्यादा जोर से चला था। अब जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था बनी है, इसमें भी लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रशासनिक कमिश्नरी भी शायद बन जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में दुनिया का 5वें नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है, इतना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और लोगों का आकर्षण है, लोग यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, इन सब के लिए उनके दरवाजे पे, उनके नजदीक प्रशासन की पहुंच होना सरकार के लिए भी और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी और सरकार को रेवेन्यू देने के लिए भी कंपलसरी है। जैसे यहाँ अभी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जो वो मेरठ में जाना पड़ता है, जबकि आज भी अगर मेरठ में देखा जाए, हम जाते हैं जैसे वहां देखते हैं तो सबसे ज्यादा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो गौतम बुद्ध नगर की है। सारे बाकी जिलों को छोड़ दिया जाए, उन सब से भी ज्यादा अकेले गौतम बुद्ध नगर की सोसाइटी रजिस्टर्ड है। तो ऐसी स्थिति में एक सोसाइटी एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसका कार्यालय भी, सब रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय भी गौतम बुद्ध नगर में बनना कंपलसरी। और मैं तो डिमांड करूंगा आपके उससे माध्यम से बिसरख जैसे गांव में वो चीज बन जाए, तो मैं समझता हूँ वो सेंटर में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबके सेंटर में है, तो इससे क्षेत्र के लोगों को भी आसानी होगी। और ये कमिश्नरी जो है बननी बहुत ही जरूरी है। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बिल्कुल, लोगों को न्याय भी आसानी से मिलेंगे, लोगों का विकास भी होगा, पहुंच भी होगी, और सरकार का इसमें प्रशंसनीय कार्यों में एक नाम भी दर्ज होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज के इस चर्चा में बिसरख को लेकर हमारा फोकस रहा और ये बात साफ निकल के आई कि जितना ऐतिहासिक गांव बिसरख है उसके इर्द गिर्द ऐसी सुविधाएं विकसित हो कि वो एक सब सेंटर के रूप में डेवलप हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें हिस्सा हो, चाहे वहाँ कार्यालय स्थापित हो, डिग्री कॉलेज बने, इंटर कॉलेज बने, और सरकार की तरफ से वो एक ऐसा जोनल सेंटर बने जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नागरिकों की सुविधाओं के लिए आसानी से वहाँ उपलब्ध हो सके। बिसरख गांव की इन चर्चाओं के साथ साथ हम आगे आने वाले दिनों में और गांवों की चर्चा करेंगे। आपने एक रोचक बहस, रोचक कहानी, किस्से बिसरख के बारे में सुना। बहुत बहुत आपका हमारे स्टूडियो में आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए आप भी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जी। बहुत अच्छा लगा, आप बुलाते रहिए, हम आते। तो सुनते रहिए रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।